हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। धारा लूप पर लगने वाला बलयुग का आघूर्ण तथा चल कुंडली धारा मापी। 8वां लेसन है ये फिजिक्स का। चल कुंडली धारा मापी हमने क्या पढ़ाई थी, कल पढ़ाई थी। क्या थी? जिसमें कुंडली घूर्णन करती है और चुंबकीय ध्रुव कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ऐसी कुंडली को हम क्या कहते हैं? चल कुंडली धारा मापी। आगे सुने, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार की थी। एक थी कीलकित कुंडली धारा मापी और दूसरी निलंबित कुंडली धारा मापी। तो आज हम पढ़ेंगे कीलकित कुंडली धारा मापी। कीलकित निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ेंगे। निलंबित कुंडली धारा मापी ये पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान सुनो। ये क्या हो गया? ये एक चौकोर फ्रेम हो गया। ये चौकोर क्या है? फ्रेम, आयताकार फ्रेम इसे कहेंगे, आयताकार फ्रेम। और ये किसका है? ये है एल्युमिनियम धातु का है। एल धातु का, एल्युमिनियम धातु क्या है? ये आयताकार फ्रेम है। इस पर तांबे के मोटे तारों को लपेटा है हमने। किससे लपेटा है? नहीं, एल्युमिनियम का फ्रेम है और इसके बीच में एक लौह रॉड उपस्थित है। इसके बीच में क्या उपस्थित है? लौह रॉड। ये लौह रॉड उपस्थित है इसके बीच में। फिर से सुनो, एल्युमिनियम का एक आयताकार ब्लॉक है जिसके बीच में एक लौह रॉड उपस्थित है। ये है लौह रॉड। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर हमने तांबे के मोटे तार लपेटे हैं। तांबे के मोटे तार लपेटे हैं। तांबे के कैसे तार लपेटे हैं? मोटे तार। तांबे के मोटे तार लपेटकर एक कुंडली बनाई है हमने। तांबे के मोटे तार लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम धातु का क्या था? ब्लॉक। इसमें लौह रॉड उपस्थित था और उसके ऊपर हमने क्या करा? तांबे के मोटे तार को लपेटकर एक कुंडली बनाई। ठीक, इस कुंडली को हमने दो शक्तिशाली नाल चुंबकों के बीच रख दिया। तो ये वाला हिस्सा जो है एन है, एन, और इधर वाला जो हिस्सा है वो एस है। इस कुंडली को हमने क्या रखा? दो शक्तिशाली अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दिया। अवतलाकार भी अवतल की तरह है ना, अवतल दर्पण की तरह, इसलिए इसे अवतलाकार कह रहे हैं। या फिर आप नाल चुंबक कह दो कि नाल की तरह है। तो नाल चुंबक के बीच रख दिया। शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दिया। अच्छा, कुंडली का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इसे हमने पतला और लंबा तार लिया और उसका नाम है फास्फर ब्रांच। कौन सा नाम है? फास्फर ब्रांच। कैसा तार होना चाहिए? पतला प्लस लंबा। इस कुंडली के ऊपरी भाग को हमने क्या करा है? फास्फर ब्रांच के पतले और लंबे तार से दृढ़ आधार से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया इसे? दृढ़ आधार से। इस फास्फर ब्रांच में हमने एक समतल दर्पण लगाया है। क्या लगाया है? समतल दर्पण। और कुंडली के घूमने पर यह दर्पण भी घूमता है। समतल दर्पण। इसी तार के एक सिरे से हमने टर्मिनल T1 जोड़ दिया है इसमें। इसे हमने टर्मिनल T1 से जोड़ दिया। T1 है ये, टर्मिनल T1 से जोड़ दिया इसे हमने।
टर्मिनल T1 का काम है, अभी बताएंगे, फिलहाल नीचे देखते हैं। और निचले हिस्से को हमने क्या करा, एक स्प्रिंग की सहायता से, किसकी सहायता से, एक स्प्रिंग की सहायता से, एक स्प्रिंग के जरिए टर्मिनल T2 से जोड़ दिया इसे। किससे जोड़ा, टर्मिनल T2 से। टर्मिनल T1 से धारा को प्रवेश कराते हैं और टर्मिनल T2 से धारा को बाहर निकलती है। इधर से धारा आती है इस तरीके से और धारा बाहर किधर से जाती है, इधर से। तो ये हो गई इसकी रचना। रचना में क्या था बताओ, बनावट में क्या था, एल्युमिनियम के एक ब्लॉक पर, एल्युमिनियम का एक ब्लॉक लेते हैं जिसके बीच में लौह की रोड उपस्थित होता है, उस पर तांबे के मोटे तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे को फास्फर विरांज के पतले और लंबे तार से की सहायता से दृढ़ आधार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, दृढ़ आधार से जोड़ देते हैं। इसमें एक समतल दर्पण लगा होता है और इस तार का संबंध टर्मिनल T1 से कर देते हैं। ठीक है। कुंडली के निचले सिरे को एक स्प्रिंग की सहायता से, ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। जैसे ही धारा, हम विद्युत धारा I जो हम प्रवाहित करते हैं, टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित करते हैं और टर्मिनल T2 से धारा ये बाहर निकल जाती है, इधर से आती है घूमकर इसमें बाहर निकल जाती है। अब ये धारा क्या करती है इसमें, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, इस कुंडली में एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अरे धारा इसमें बहेगी और चुंबकीय क्षेत्र में ही रखी है कुंडली। तो अभी पढ़ाया पिछला क्या था, धारा लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या था, वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने किसी लूप को रखा है तो उस पर क्या लगता है, बलाघूर्ण। तो वो लूप ही तो है ये, तो इस पे क्या लगाएगा, बलाघूर्ण, यानी कि इसे घुमाएगा। ये इस पे जो बल लगेगा उसे क्या करेगा, घुमाएगा, बलाघूर्ण घुमाएगा इसे। तो जो बलाघूर्ण उसे घुमाएगा, जैसी इसमें धारा बहेगी इस पर लगेगा एक बलाघूर्ण जिसके कारण कुंडली घूमेगी और उस बलाघूर्ण का नाम होगा विक्षेपक बलाघूर्ण। क्या नाम होगा, विक्षेपक बलाघूर्ण। और इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा टो बराबर विक्षेपक बलाघूर्ण लिख रहे हैं, चलो विक्षेपक लिख दो हिंदी में। इसका मान क्या होगा, बलाघूर्ण का फार्मूला क्या था उसमें बताओ, नहीं ए बी, भूल गए, नहीं ए बी कॉस एल्फा। और एल्फा जो है इसमें 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि ये अप्तलाकार दर्पण लिया है, तो वो कॉस, वो साइन का 90 एन आई ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस एल्फा होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ कितना होगा, अप्तलाकार दर्पण के लिए 90, तो 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए हम इसे हटा दे रहे हैं। तो केवल यह याद रखो विक्षेपक बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, एन आई ए बी। अब ये कुंडली घूमने लगी, ठीक है, ये कुंडली घूमने लगी। जब ये कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगी, ऐंठन। अरे जब ये घूमेगी तो स्प्रिंग विपरीत क्रम में इसके जुड़ा हुआ, तो इसमें भी ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, कितनी घूमे स्प्रिंग में ऐंठन तो होगी उत्पन्न। तो जब कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ऐंठन। और ऐंठन का मतलब क्या होगा, ऐंठन एक बल है, बल आघूर्ण लगाएगा ऐंठन भी, कुंडली को उसे घूमने से रोकेगा। ऐंठन बल आघूर्ण कुंडली को घूमने से रोकेगा। तो इसमें ऐंठन बल आघूर्ण कितना लगता है, जैसे ये विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा तो इसमें स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी और वह ऐंठन जो होगी विक्षेपक बल आघूर्ण का विरोध करेगा। ठीक है, इसके घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगा। तो टी ऐंठन बल आघूर्ण, या फिर आप ऐसे करें ऐंठन प्रत्यानयन कह दें, प्रत्यानयन भी कहते हैं इसे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा C5, जहां C जो है वो है ऐंठन गुणांक, ऐंठन गुणांक, और फाई जो है ये कितना कोण भूमि है वो है। तो कितना कोण भूमि है इसका मतलब विक्षेप है, फाई क्या है, विक्षेप है। अब मानते हैं जैसे कुंडली हमारी ऐसे कर घूम रही है इस तरीके से, तो ऐंठन बल आघूर्ण किधर को लगाएगा, इसको उल्टा।
विपरीत दिशा में, ये इधर घूम रही है, वो चाहेगा कि इधर को ना घूमे। तो जब ये कुंडली इधर घूमना चाह रही है और ये इसका विपरीत कर लग रहा है, तो कब रुकेगी ये कुंडली घूमने? जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इधर का बलाघूर्ण और इधर के बलाघूर्ण के बराबर हो जाएगा, वही कुंडली रुक जाएगी। ठीक है, तो वो अवस्था कहलाएगी साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाएगी? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर ये वाला जो मान है वो इस मान के क्या होगा? बराबर, यानी तो विक्षेपक होगा बराबर तो प्रत्यानयन। समझ गए? तो विक्षेपक की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए बी और प्रत्यानयन की वैल्यू है सी फाइव। क्या है? सी फाइव। तो यहां से अपने आई का मान निकाल ले रहे हैं, तो आई का मान क्या आएगा बताइए? चलो यहां कर रहे हैं, आई का मान क्या आ जाएगा यहां से? अगर यहां से हम आई का मान निकालें तो क्या आएगा? तो आई की वैल्यू आ जाएगी एन ए बी सी के बटे में आएगा, तो सी बटे आ जाएगा एन ए बी, और ये फाइव ऐसे ही। अब ये जो है एक अपने आप में पूरा नियतांक है, सी भी नियतांक, एन फेरों की संख्या नियतांक, चुंबकीय क्षेत्र पता होगा कितना है इसमें, ये सब नियतांक में गिना जाएगा। तो सी बटे एन ए बी एक नया नियतांक है के, तो अगर ये नियतांक है तो इसका मतलब है आई समानुपाती किसके है? फाई के। और यही हमें निकालना था कि जितनी हम धारा बहाएंगे विक्षेप उतना ही होगा, यानी कि जब विक्षेप बराबर है धारा के तो रीडिंग बता देगा। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें तो समतल दर्पण है, अगर सुई वाला होता कील की तो निलंबित वाले में सुई है, तो सुई वाला होगा तो जितनी धारा बहेगी उतनी सुई घूमेगी और उतनी धारा बता देगी, और घरों में वही होता है निलंबित वाला। ठीक है, धारा बहती है तो बता देती कितनी बह रही है, कितनी धारा आती है। नहीं, 10 एम्पियर आती है शायद। धारा की बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। 250 कह रहे हो या 200? अब मीटर वाली, हाँ हाँ, समरसेबल में होगी, 10 एम्पियर होती है। ठीक है, तो कितनी होती है? लगभग 10 एम्पियर। तो ये आई समझ में आता आपको? पूरा डेरिवेशन आया समझ में? मतलब क्या है ये कुंडली? तो क्या है बताइए? काम एल्युमिनियम का क्या लिया है? एक आयताकार ब्लॉक, उसमें क्या लगा हुआ है? लौह किरोड, मतलब लोहे का एक किरोड लगा है। इसका काम है कि संवहन धारा उत्पन्न ना हो। लौह किरोड लगा होता है और इसमें तांबे के मोटे तारों को लपेटकर आयताकार कुंडली बनाई गई है। हाँ, पतले लंबे फास्फोरस ग्रंथ के तार से दृढ़ आधार से जोड़ दिया है, आपको याद है? ठीक है, इसमें एक समतल दर्पण लगा होता है, इसके एक सिरे को टर्मिनल T1 से जोड़ते हैं। इस कुंडली को कहां लटकाया है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। कैसे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है? अवतलाकार शक्तिशाली उत्तल, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच इसे रखा है। इसके निचले सिरे को कहां से कैसे किया? एक स्प्रिंग के द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बनावट। क्रियाविधि क्या था? जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की ये जो कुंडली है इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो विक्षेपक, जिसके कारण कुंडली में विक्षेपक बलागुण लगता है। विक्षेप बलागुण का मान जो होता है NIAB होता है। अच्छा, जब ये कुंडली घूमती है तो स्प्रिंग में ऐठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ऐठन बलागुण लगता है। तो ऐठन बलागुण का मान क्या है? C5। C ऐठन गुणांक, 5 विक्षेपक, विक्षेप है। साम्य अवस्था पे ये दोनों बराबर होंगे, उस समय कुंडली घूमना रुक जाएगी। तो बराबर कर दिया और यहां से आई का मान निकाला, तो आई हो गया समानुपाती 5। ठीक है, इतना है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अब शुरू करते। तो हमारा हेडिंग है निलंबित कुंडली धारामापी, और इसमें पढ़ रहे हैं पहले बनावट। बनावट, तो बनावट क्या है इसमें? इसमें AL के
एल के, एल्युमिनियम के एक ब्लॉक, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक, इसमें एल्युमिनियम का एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है जिसमें लौह क्रोड रखा रहता है, जिसमें लौह क्रोड होता है, जिसके बीच में लिख लो, बीच में एक लौह क्रोड क्या होता है, जिसके बीच में एक लौह क्रोड उपस्थित होता है। इस पर तांबे के, जिस पर लिख दो, जिस पर तांबे के मोटे तारों को लपेटकर, तारों को लपेटकर, वालेकुम अस्सलाम, जिस पर तांबे के मोटे तारों को लपेटकर, लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाते हैं, एक आयताकार कुंडली बनाते हैं। ठीक है, इस कुंडली के ऊपरी सिरे को फास्फर ग्रांज के पतले तथा लंबे तार के द्वारा दृढ़ आधार से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। इसमें, इस तार में एक समतल दर्पण तथा इसका संबंध किससे करोगे, टर्मिनल T1 से कर देते हैं, इससे कर देते हैं टर्मिनल T1 से। इस कुंडली को दो शक्तिशाली इसका संबंध दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों, दो शक्तिशाली अवतलाकार तो रही गया, दो शक्तिशाली अवतलाकार है, अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख देते हैं। ठीक, अब कौन सा सिरा रह गया, कुंडली का निचला सिरा। ठीक है, कुंडली के निचले सिरे को एक स्प्रिंग के द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं, टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। ठीक, तो चित्र कैसा था बताइए, इसके बाद चित्र बना दो आप।
इसमें लॉक रोड है लगी हुई, ये ऊपरी सिरे को ये वाला एक नाल चुंबक इधर है, ये कौन सा है एन, और ये एस है। एन है, ये एस है। अभी देखिए ऊपरी सिरे किससे जो लगाया आपने, जोड़ा है, पास पर विराज का पतला और लंबा तार लिया और इसका संबंध किससे कर दिया, दृढ़ आधार से। ठीक है, किससे करा है बताइए, दृढ़ आधार से। इसमें क्या लगाया है यहाँ पे, अवतल दर्पण, और इस सिरे को किससे जोड़ा है, टर्मिनल T1 से। और इसके निचले सिरे को एक स्प्रिंग के द्वारा टर्मिनल T2 से जोड़ दिया है। धारा किधर से प्रवाहित करते हैं, T1 से धारा प्रवाहित करते हैं I, और वापस निकलती है धारा T2 से, यहां से वापस निकल जाती है। ये दृढ़ आधार है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, वो हाँ अवतल दर्पण है ये। और ये क्या है, नाल चुंबक या फिर अवतलाकार चुंबक, अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव। ये क्या है, आयताकार कुंडली, एल्युमिनियम की आयताकार कुंडली, Al की आयताकार कुंडली। ये क्या है बताइए, सब जानते हैं, स्प्रिंग है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, बना लो चित्र, फिर इसके आगे कराते हैं। अब क्या हेडिंग पड़ेगी, मतलब इसमें सिद्धांत और कार्यविधि। सिद्धांत तथा कार्य विधि। सिद्धांत तथा कार्य विधि क्या है, जब कुंडली में हम धारा, जब कुंडली में धारा आई किधर से भेजते हो, टर्मिनल T1 से भेजते हैं, T1 से, टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं, टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं, फिर क्या होगा, तब कुंडली में एक विक्षेपक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तब कुंडली में एक विक्षेपक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण कुंडली घूमती है। जिसके कारण कुंडली घूमती है, जिसके कारण कुंडली घूमती है, जिससे स्प्रिंग में विपरीत दिशा में
ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। हो जाती है, ठीक, जिससे स्प्रिंग में विपरीत दिशा में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। साम्य अवस्था पर ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। और स्प्रिंग में ऐसे लिखो, और स्प्रिंग में एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। साम्य अवस्था पर दोनों बराबर होते हैं, दोनों बल आघूर्ण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो सिद्धांत कार्यविधि ये है, ठीक है। यहां से लिखना है, यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, धारा कितनी है आई, और चुंबकीय क्षेत्र बी है, कुंडली का क्षेत्रफल ये है, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है ए है। तब विक्षेपक बलाघूर्ण का मान क्या होगा, बोलो। तो विक्षेपक कितना होगा, एन आई ए, ठीक है। थीटा 90 होगा क्योंकि अवकलज कर लिया है, तो ऐसे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गए। अब इसमें कौन सा बलागुण उत्पन्न हुआ, रोटेशनल। इसमें बलागुण हुआ, ऐंठन बलागुण उत्पन्न हुआ किसमें, स्प्रिंग में। तो ये मिटाऊं, ठीक है। आगे लिखेंगे, कुंडली के घूमने से स्प्रिंग में उत्पन्न, ये समीकरण एक कह देना, स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना होगा बताओ। तो प्रत्यानयन हो जाएगा सी पाई, जहां सी क्या है, ऐंठन गुणांक, और पाई क्या है, विक्षेप है, ठीक है। पाई क्या है, विक्षेप। साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य अवस्था पर क्या होगा, ऊपर लिख दिया है हमने, दोनों क्या होंगे, ये बराबर। देखो साम्य अवस्था पर दोनों बलाघूर्ण बराबर होते हैं, मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो तो विक्षेपक बराबर होगा तो प्रत्यानयन के, तो विक्षेपक की वैल्यू है एन आई ए बी, और तो प्रत्यानयन हो जाएगा सी पाई। हमें चाहिए आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, हम धारा तो ही नाप रहे हैं, धारा मापी से, तो क्या बटे में आएगा, एन ए बी इसके बटे में आ जाएगा, और पाई यहां पे, ये जो राशि है ये कांस्टेंट है, लिख दे रहे हैं यहां पे। इसके बाद यहां से जहां सी बटे एन ए बी बराबर के, और इधर लिख देना नियतांक, ये क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है,
तो आई बराबर हो जाएगा के फाई। तो के नियतांक है, तो इसका मतलब आई समानुपाती हो जाएगा फाई। ठीक है, इसका मतलब है जितना कुंडली में धारा प्रवाहित होती है ठीक उतना ही विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा, या ऐसा लिखना है, विक्षेप कुंडली में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। विक्षेप का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के बराबर होता है। ठीक, इतना उतारिए। अब लिखते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, देखो धारा सुग्राहिता किससे कहते हैं? हमारा फार्मूला क्या आया था, निकल के बताइए। एन आई ए बी बराबर कितना आया? सी फाई। कितना आया? सी फाई। हमें निकालना है फाई बटे आई। क्या निकालना है? तो फाई ए और आई इसके बटे में ले दो, और सी कहाँ आएगी फिर? एन ए बी बटे सी, यही तो आएगा। अरे सी इसके बटे में आ जाएगा एन ए बी के, और आई इसके बटे में आ गई। तो ये जो चीज आई ये वाली, इसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। तो पाई बटे आई को क्या कहते हैं हम? एस आई कहते हैं, धारा सुग्राहिता। और इसका मान किसके बराबर है? एस आई का एन ए बी बटे सी के। तो ये है धारा सुग्राहिता। समझ गए? तो क्या परिभाषा हुई? एकांक धारा पर उत्पन्न होने वाले विक्षेप को, धारा कितनी हो? एकांक। अरे परिभाषा बनानी होती है फिजिक्स में तो इसे एकांक मानते हैं, हर में जो होती थी। कौन है एकांक? है धारा, और फाई क्या है? विक्षेप। तो धारा के एकांक मान पर उत्पन्न होने वाले विक्षेप को हम क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। ठीक है, परिभाषा आसान है तो लिख ले रहे हैं। किसी धारामापी में, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित होने पर एकांक धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न होने वाले विक्षेप को, धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे एस आई से प्रदर्शित करते हैं, अब यहां पे लिखेंगे आप चल कुंडली धारा मापी के लिए, चल कुंडली धारा मापी के लिए क्या था? एक लाइन यहां पे और लिख जाती तो ज्यादा बेहतर था। यहां लिख देता टी विक्षेपक बराबर क्या था? टी प्रत्यानयन। तो टी विक्षेपक बराबर था टी प्रत्यानयन, और उसके बाद में आप ये उतार लेना। इसके बाद में क्या उतारेंगे? ये फिर यहां से फाई बटे आई के हमने मान निकाला। तो अब यहां से धारा सुग्राहिता का फार्मूला क्या है? एस आई बराबर फाई बटे आई। फाई बटे आई की वैल्यू ये लगा दी, तो ये आपका मान। सही, बताइए। यहां लिख लेना धारा सुग्राहिता। एस आई बराबर फाई बटे आई। फाई बटे आई की वैल्यू एन ए बटे सी लगा दी यहां पे। ठीक, मात्रक बताओ इसका क्या होगा? मात्रक हो जाएगा इसका, फाई का मात्रक होता है डिवीजन। क्या मात्रक होता है? डिवीजन। और आई का मात्रक एम्पियर। तो डिवीजन प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है। उतार लो।